बैटल ऑफ बक्सर 1764। अब प्लासी का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को वहां का नवाब बनाया था और बंगाल में जितनी भी इनकम आ रही थी वो सारा पैसा अंग्रेज वहां से लेकर अपने जो और जगह पर फैक्ट्रीज थी, जो सेटलमेंट्स थे, वहां पर अपने व्यापार को और दूसरी ओर अपनी आर्मी को मजबूत करने में सारे पैसे खर्च कर देते थे। बंगाल से लिए हुए पैसों से ही वे और जगह से चीजें खरीदते थे और वही चीजें वे ले जाकर वे यूरोप में बेचा करते थे। तो अंग्रेजों का यहाँ पर कोई खर्चा तो नहीं हो रहा था, पर वे काफी ज्यादा पैसा कमा रहे थे। पर दूसरी ओर नवाब को इससे काफी ज्यादा आर्थिक तौर पे नुकसान हो रहा था। बंगाल के नवाब का खजाना खाली हो रहा था। दूसरी ओर जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को विदाउट एक्साइज ड्यूटी ट्रेड करने की परमिशन मिली थी, उसका वे और ज्यादा गलत इस्तेमाल कर रहे थे। वे प्राइवेट ट्रेड में भी वो पासिस का इस्तेमाल करते थे, जिन पासिस की वजह से उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। अब अंग्रेजों को तो इस सब से फायदा हो रहा था, पर नवाब का खजाना इससे दिन ब दिन खाली होता जा रहा था। दूसरी ओर नवाब को लोगों की जिम्मेदारियां भी उठानी थी। बंगाल की जो जनता थी उनकी जवाबदेही नवाब के सर पर ही हुआ करती थी। इसलिए एक समय पर आकर मीर जाफर के भी रिश्ते खराब होने लग गए ब्रिटिशर्स के साथ। अब ब्रिटिशर्स ने तो ये सोचा था कि वे मीर जाफर को एक पपेट की तरह, यानी कि कठपुतली की तरह अपने इशारों पे चलाएंगे। ब्रिटिशर्स जैसा बोलेंगे उस तरह से मीर जाफर अपना शासन चलाएगा और ब्रिटिशर्स उस बात का ज्यादा से ज्यादा फायदा लेंगे। पर अब जब मीर जाफर के साथ भी उनकी अच्छी तरह से बात बन नहीं रही थी, तो 1757 के बाद 1760 में 1760 में ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को गद्दी से हटाकर मीर जाफर के ही जो सन इन लॉ थे, यानी कि मीर जाफर का जो जमाई था मीर कासिम, उसे बंगाल का नवाब बना दिया। और अभी भी उनकी एक्सपेक्टेशंस यही थी कि मीर कासिम भी उनके पपेट की तरह, यानी कि उनकी कठपुतली की तरह उनके इशारों पे चले, वो उनकी कही हुई हर एक बात माने, जिससे ब्रिटिशर्स वहां के व्यापार में ज्यादा से ज्यादा फायदा ले पाए। पर मीर कासिम की भी जवाबदेही बनती थी अपनी जनता की ओर। उन्हें भी लोगों को जवाब देना पड़ता था, लोगों के लिए पैसा खर्च करना पड़ता था। लोग जो भी टैक्स पे करते थे उससे लोगों की भलाई के लिए काम करने पड़ते थे। पर मीर कासिम ने अंग्रेजों को साथ देने की बजाय उनके द्वारा जो करप्शन किया जा रहा था उसको रोकने के लिए काफी कड़े स्टेप्स लिए। जो फ्री ट्रेड पासिस का यूज ब्रिटिशर्स अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए करते थे, उसके बाद मीर कासिम ने जो प्राइवेट ट्रेड था वो सभी मर्चेंट्स के लिए फ्री कर दिया। यानी कि जो इंडियन व्यापारी थे वो भी अब ब्रिटिशर्स की तरह बिना कोई एक्साइज ड्यूटी के वहां पर ट्रेड कर सकते थे। अब ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडियन मर्चेंट्स को टैक्स पे करना चाहिए, ताकि वो सारा पैसा जो टैक्स के रूप में ज्यादा आ रहा था उससे ब्रिटिशर्स का फायदा हो। पर नवाब उस बात से सहमत नहीं थे, जिस वजह से फिर एक बार मीर कासिम जब बंगाल के नवाब थे, तो मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच में भी अनबन हो जाती है। और अब ब्रिटिशर्स को भी लगने लगा था कि मीर कासिम को ऐसे ही बंगाल की गद्दी से हटाना मुश्किल होगा, इसलिए ये जो सारी परिस्थिति थी ये एक और युद्ध की तरफ आगे बढ़ रही थी। और मीर कासिम को भी पता था कि उन्हें ब्रिटिशर्स के साथ एक और युद्ध लड़ना पड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने अपने साथ और नवाबों को भी साथ जोड़ने के लिए उनसे बातचीत करनी शुरू कर दी थी। जिसके बाद इवेंचुअली 1764 में हमें देखने को मिलता है बैटल ऑफ बक्सर। मीर कासिम, नवाब ऑफ बंगाल, met Nawab of Awadh and Mughal Emperor and planned to expel the Britishers from India। अब मीर कासिम ने यह सोचा कि अपने जो और साथी राजा थे, उनके जो पड़ोसी राज्य थे, उनके साथ मिलकर वे बहुत ही एक ताकतवर आर्मी इकट्ठा करते हैं और वे ब्रिटिशर के साथ एक बहुत बड़ी जंग लड़ेंगे और ब्रिटिशर्स को हमेशा के लिए इंडिया से बाहर निकाल देंगे। इसीलिए मीर कासिम मिलते हैं अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से। उसके अलावा मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड। तो मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम, इन तीनों की इकट्ठा आर्मी को वे युद्ध में लड़ने के लिए साथ ले आते हैं। द आर्मी ऑफ दीज थ्री
consisted of about 50,000 soldiers, whereas the company's army was of 7,072 soldiers. तो बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल एम्परर शाह आलम, इन तीनों की सेना मिलाकर करीबन 50,000 सोल्जर्स उनके पास थे, जबकि दूसरी ओर ब्रिटिशर्स के पास सिर्फ 7,000 के आसपास के सोल्जर्स थे। द बैटल ऑफ बक्सर October 22, 1764 was fought between these three rulers of India and the British Army under the leadership of Major Munro। और फाइनली अक्टूबर 22, 1764 को यह जो तीनों भारतीय नवाब थे, इन तीनों की आर्मी और ब्रिटिश आर्मी के बीच में बक्सर की लड़ाई हो जाती है। और उस युद्ध में ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहे थे मेजर हेक्टर मुनरो। द ब्रिटिश वॉन एंड द वॉर ऑफ प्लासी मेड देयर मोटिव फर्म। और बक्सर की लड़ाई में मेजर मुनरो अपने आप को एक बहुत ही एफिशिएंट आर्मी जनरल के रूप में प्रूव करते हैं, और ब्रिटिशर्स की सेना जो सिर्फ 7,000 की हुआ करती थी, उन्होंने यह जो तीनों नवाबों की 50,000 की सेना थी, इतनी बड़ी सेना को ब्रिटिश आर्मी ने हरा दिया। इसके पीछे काफी सारे रीजंस थे, क्योंकि यहाँ पर तीन नवाबों की अलग अलग आर्मीज लड़ रही थी, तो उन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी थी। सब लोग साथ मिलकर एक जगह पर सही तरीके से लड़ नहीं पा रहे थे। उसके अलावा मेजर मुनरो के अंडर की जो ब्रिटिश आर्मी थी, वो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड थी। वो युद्ध में अंत तक लड़कर जीतने में यकीन रखते थे, जबकि जो नवाब की आर्मी थी, वो लोग शुरुआती समय में जब जीतने लगते हैं तो वो आर्मी बहुत ज्यादा बड़ी हुआ करती थी। इस 50,000 की सेना में करीबन 6,000 नागा साधुओं ने भी हिस्सा लिया था। उसके अलावा आर्मी में काफी ज्यादा ऐसे सोल्जर्स भी थे जो कि अनफिट थे। काफी समय से एक बड़ा युद्ध उन्होंने नहीं लड़ा था, पर क्योंकि अब बक्सर की लड़ाई में नवाब की इतनी बड़ी सेना थी, तो उसमें नवाब की ओर से लड़ने के लिए उनको भी शामिल किया गया था। तो जैसे शुरुआती युद्ध में शुजा-उद-दौला और मीर कासिम की सेना जीतने लगती है, तो उनके काफी सारे सोल्जर्स वहां पर लूटपाट करने लग जाते हैं। उन्हें जो भी चीजें लूटने को मिलती थी, उन पे वे टूट पड़ते हैं। इस तरह से काफी ज्यादा सोल्जर्स इधर उधर फैल जाते हैं, और मीर कासिम, जिन्होंने ये युद्ध शुरू किया था, वे इस युद्ध में सबसे पीछे हुआ करते थे। वे कभी युद्ध लड़ने के लिए आगे भी नहीं आए। उसके अलावा उनके पास जो काफी सारी एडवांस्ड मशीनरी थी, उसके अलावा उनके पास जो काफी सारे एडवांस्ड वेपन्स थे, वो भी युद्ध में वो सही तरह से यूज हो इसके लिए आगे नहीं भेज पाए। और शुजा-उद-दौला ने शुरुआती समय में जब काफी बड़ी जीत हासिल की, एक समय ऐसा भी आ गया कि ब्रिटिशर्स को लगा कि वे हार जाएंगे, तो वे युद्ध को रोकना भी चाहते थे। उस वक्त शुजा-उद-दौला ने सोचा कि शायद वे युद्ध को पूरी तरह जीत चुके हैं, तो वे अपने कैंप में, उनकी जो शिविर थी, वहां पर वापस चले जाते हैं। वहां पर नवाब के सामने नाच गाना चलता रहता था। काफी सारे जो आर्मी जनरल्स थे वो आराम फरमाते रहते थे। पर दूसरी ओर मेजर मुनरो अपनी जो ब्रिटिश आर्मी थी, उसकी हिम्मत बढ़ा रहे थे कि चाहे जो भी अब तक नुकसान हुआ हो, वे अभी भी लड़ते रहें। हो सकता है वो अंत में जीत भी जाए। दूसरी ओर नवाब की आर्मी तो निश्चिंत हो चुकी थी, जो कि नवाब की आर्मी इतनी डिसिप्लिन्ड भी नहीं थी। तो उस पर अंत में मेजर मुनरो अपनी ब्रिटिश आर्मी के साथ फाइनल अटैक करते हैं, और एक डिसिप्लिन्ड आर्मी का जब ताकतवर आक्रमण होता है नवाबों की सेना पर, तो नवाब की सेना पूरी टूट जाती है, और अंत में ब्रिटिश आर्मी अपने डिसिप्लिन और उनके पास जो एडवांस्ड वेपन्स हुआ करते थे, उनके साथ इन तीनों नवाबों की संयुक्त सेना को हरा देते हैं, और बैटल ऑफ बक्सर अंत में ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। देयर वॉज नो वन इन इंडिया टू चैलेंज द ब्रिटिश who had defeated the three rulers together। और बक्सर का युद्ध जीतने के बाद तो ब्रिटिशर्स की ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। उन्होंने उसके बाद मीर कासिम को बंगाल की नवाब की गद्दी से हटा दिया, और मीर जाफर को फिर से री इंस्टॉल कर दिया जाता है एज द नवाब ऑफ बंगाल। मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। और ब्रिटिशर्स ने जब बक्सर के युद्ध में एक साथ तीन नवाबों की सेना को हरा दिया, उसके बाद तो आसपास के भारतीय शासकों में भी यह हिम्मत नहीं रही थी ब्रिटिशर्स के सामने लड़ने के लिए, जिन्होंने अकेले तीन नवाबों की इतनी बड़ी सेना को हरा दिया था।
द बैटल ऑफ बक्सर गेव द ब्रिटिश द सिविल राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। और बक्सर का युद्ध जीतने के बाद ब्रिटिशर्स को बंगाल, बिहार और ओडिशा के सिविल राइट्स, वहां की दीवानी सत्ता मिल जाती है। और बक्सर का युद्ध जीतने के बाद ब्रिटिशर्स, यह जो तीनों नवाब हार गए थे, मीर कासिम को तो पहले ही गद्दी से हटा दिया गया था, शुजा-उद-दौला से भी वे काफी सारा कंपनसेशन लेते हैं। और जो मुगल बादशाह हुआ करते थे, शाह आलम द्वितीय, उनके पास से ब्रिटिशर्स ने बंगाल, बिहार और ओडिशा के सिविल राइट्स, यानी कि वहां के रेवेन्यू कलेक्शंस की जो सत्ता थी वो उनके हाथ से ले ली थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ब्रिटिशर्स ने शाह आलम के पास से बंगाल, बिहार और ओडिशा के सिविल राइट्स उनके हाथों में लेने के लिए ट्रीटी करवाते हैं। दे बिकेम द मास्टर्स फॉर्मली, वेयर एज द एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्टेड विद द नवाब। और इस तरह से ब्रिटिशर्स बंगाल, बिहार और ओडिशा के एक तरह से मास्टर्स बन जाते हैं, यानी कि सारी सत्ता उनके हाथों में हुआ करती थी, जबकि लोगों को, वहां की प्रजा को संभालने की सारी जिम्मेदारी वहां के नवाब के सर पर हुआ करती थी। पर अब जबकि सारा पैसा ब्रिटिशर्स के हाथ में जा रहा था, सारी सत्ता उनके हाथ में थी, और नवाब को भी सत्ता में रखना या उन्हें हटाना, वो सारी पावर उन्होंने अपने हाथ में रखी थी। थस द ड्यूअल सिस्टम, द्विमुखी रूल केम इनटू एग्जिस्टेंस। इस तरह से बंगाल में पहली बार द्विमुखी शासन, यानी एक ऐसा राज्य जिसकी सत्ता दो पक्षों के हाथ में हुआ करती थी, इस तरह का ड्यूअल सिस्टम, द्विमुखी शासन की शुरुआत होती है। यानी इनडायरेक्टली तो सारी पावर ब्रिटिशर्स के हाथ में हुआ करती थी, रेवेन्यू कलेक्शन से लेकर जो आर्मी को वो संभालते थे, उसके अलावा वहां पर जो जितना भी ट्रेड होता था, उन पे टैक्स कलेक्शन की बात हो, और जो भी पॉलिसीज उस स्टेट में अप्लाई करनी हो, वो सारी पावर ब्रिटिशर्स के हाथ में थी। जबकि वहां की गद्दी पे नवाब बैठे हुए थे, जिन्हें लोगों पे रूल करना था, और लोगों की जिम्मेदारियां उनके सर पे हुआ करती थी। वैसे इंटरेस्टिंगली ब्रिटिशर्स ने ड्यूअल सिस्टम क्यों अपनाया, उसका रीजन हम देखें तो क्योंकि ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव तो हमेशा से वही था कि वे ट्रेड करके या किसी भी तरह से ज्यादा पैसा कमा पाए, जबकि वो लोगों को संभालने की जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उनमें ज्यादा नहीं पड़ना चाहते थे। उसके अलावा अगर ब्रिटिशर्स वहां पर जो वहां की सत्ता थी वो डायरेक्टली अपने हाथों में ले लेते, तो हो सकता था कि वहां की जो मासिस थी, वहां की जो आम जनता थी, वहां की जो प्रजा लोग थे, वो कभी भी रिवोल्ट कर सकते थे। ब्रिटिशर्स को कभी भी वहां की प्रजा के विरोध का सामना करना पड़ सकता था, क्योंकि वे तो बाहर से आए थे, तो शायद वहां की प्रजा उन्हें अपने रूलर के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करती। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने बहुत ही टेक्टिकली मीर जाफर को फिर से वहां का नवाब बनाकर सारी जो सत्ता थी वो इनडायरेक्टली अपने हाथों में रख ली, और बंगाल में पहली बार द्विमुखी शासन की शुरुआत होती है। और इस तरह से भारत में ब्रिटिश रूल की भी शुरुआत हम देखते हैं।